अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट पावर्ड बाय डिजिटल दोस्त। और आज जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ द हेड ऑफ मार्केटिंग एट लॉरेंसपुर, और इसके साथ साथ साइनेस्टा स्टूडियो के साथ भी काम करती हैं। शी इज़ द क्रिएटिव लीड एंड बिजनेस डेवलपर ऑफ साइनेस्टा स्टूडियोज़। तो मिस फ़ातिमा इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। वेलकम ऑन बोर्ड। और पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप आई और हमारे साथ पॉडकास्ट किया आपने। तो मैम, आपकी फील्ड की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। जी। तो अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आई और किस तरह यहाँ तक अब अभी तक पहुँची है। अच्छा शाहज़ेब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इट्स बीन लाइक 14 इयर्स के मैं काम कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट्स अ वंडरफुल जर्नी आई मस्ट से। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इस चीज़ के लिए जो है ना वो चूज़ किया। और मैंने काफ़ी लंबा अरसा जो है ना फील्ड में काम किया। सो स्टार्टिंग विद द थिंग कि मैंने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद द बैंकिंग सेक्टर। ये ओके। एक आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैंने क्योंकि किया था एमबीए फाइनेंस, और हम्म। फिर मैंने जो है ना वो जॉब स्टार्ट की इन बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि जब हम लोग उस टाइम पे एमबीए करके आ रहे थे तो उस टाइम पे ना हमारे पास बैंकिंग सेक्टर को बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर समझा जाता था फॉर फीमेल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ, हम्म। अगर ये जॉब करें तो फीमेल्स के लिए बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो सबसे अच्छा सेफ़ है। सो वहाँ पे मैंने काम किया ऑलमोस्ट 7 इयर्स। एंड देन आई स्विच्ड माई इंडस्ट्री फ्रॉम बैंकिंग टू फैशन रिटेल इंडस्ट्री। देन आई वर्क विद द ब्रांड बोनेंजा सतरंगी। उनके ओके। साथ मैंने काफ़ी लंबे अरसे तक काम किया इन एज अ हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सेम उसमें कैपेबिलिटी में। और उसके बाद वहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी जो है ना पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे रिटेल इंडस्ट्री जो है ना वो इवॉल्व हो रही थी बेसिकली। हम्म। तो वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न की और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया। उस ब्रांड ने काफ़ी ग्रूम किया मुझे। हम्म। अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बैंकर थी और कॉर्पोरेट बैंकिंग से मुझे इस फील्ड में जब मैंने स्विच किया टोटली तो डिफरेंट टोटली फील्ड। डिफरेंट था ना, बिल्कुल। तो उसके बाद जो है फिर मैं थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान से बाहर चली गई थी, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया। और देन आई केम बैक एंड आई जॉइंड यूनिवर्थ। इट्स अ मेंस ब्रांड। या। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और देन उसके बाद लॉरेंसपुर। तो टोटल अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ हैविंग अ कॉर्पोरेट एंड अ कमर्शियल एक्सपीरियंस एज वेल। पहले बिल्कुल डिफरेंट था, फिर उसके बाद कमर्शियल में आई और कमर्शियल में फिर मैंने एक्सेल किया, अपने आप को एक्सपोजर दिया, लोगों से इंटरेक्शन किया। और मार्केटिंग जो था वो वन ऑफ माय आप समझ लें कि फेवरेट थिंग थी। तो अब जो है वो डिजिटल, आपको पता है मार्केटिंग का बिल्कुल। टाइम बिल्कुल। है, एरा है, और एवरी ब्रांड एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। अच्छा, तो आपने भी बताया बैंकिंग सेक्टर से आप इस मार्केटिंग सेक्टर के अंदर जी। गई हैं। जी। तो मतलब कितनी को डिफ़िकल्टी, क्योंकि ये टोटली ऑपोजिट चीज़ है। बिल्कुल। अडॉप्ट कैसे किया चीज़ों को? हम्म। शुरू में सीखा या हम्म। पहले से आता था या तो फिर खुद से सीखा? क्या किया? अच्छा, कोई भी बंदा सीख के तो आता नहीं है, आपको पता ऐसा है। ही है। हर बंदा जिस जगह पे जाता है वहाँ पे वो लर्न करता है और अडॉप्ट करता है वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ की चीज़ों को, ठीक है। एंड द पीपल मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग जो हर इंसान के अंदर जो है ना वो मेरा ख्याल है होनी चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर से जब मैंने मूव किया रिटेल में तो मुझे सबसे पहला जो चैलेंज आया है वो पीपल इंटरेक्शन ही था, क्योंकि हुँ। मैं बिल्कुल लोगों से बात करने वाली नहीं थी बंदी। मैं बिल्कुल जो है वो इंट्रोवर्ट थी। और ये वाली साइड जो थी ये बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट थी कि इसमें मुझे बिल्कुल। लोगों से मिलना है, बात करनी है, देखना बिल्कुल है। ऐसा ही है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, बट आई ओवरकम इट, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्लान किया हुआ था, एक एम्बिशन था माइंड में, और एक कंपैशनेट भी थी मैं कि नहीं यार ये चीज़ करनी है। अब अगर, अच्छा, मेरा एक बड़ा अच्छा ये पॉजिटिव एलिमेंट ये है कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सोच लेती हूँ तो वो काम मैं ज़रूर करती हूँ। फिर हुँ। मैं उससे जो है ना वो बैक स्टेप नहीं लेती कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकती और ये चीज़ हो नहीं सकती। तो आई ऑलवेज़ बिलीव ऑन अल्लाह और देन ऑन माई सेल्फ कि हाँ यार, अल्लाह ताला जो है इज़ देयर टू हेल्प मी एंड गाइड मी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए ना प्रिपेयर करती हूँ, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था, ठीक है, बट आई ओवरकम इट एंड आई एक्सेल इन इन दिस इंडस्ट्री।
और उसके बाद आपको पता है जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बिल्कुल और उसमें आप जब कमर्शियल साइड पे काम करते हैं तो लोग आपको आराम से जीने नहीं देते, बिल्कुल काम नहीं ऐसे ही है। करने देते, तो दैट्स अ बिल्कुल वेरी डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी एज़ वेल। लेकिन उसमें भी ये था कि कई जगहों पे अपनी चीज़ करके मनवाया, कई जगह पे आप दूसरों की बात सुनते हैं और मानते हैं और फिर वो चीज़ों को आप आगे एग्जीक्यूट हम्म। करते हैं। तो चेक एंड बैलेंस के साथ जो है ना वो बड़ा लाइफ को लेके जो है ना वो मैं चलती गई। और इसमें आई मस्ट से कि मेरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट मुझे जो है ना वो रही है। सो आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड फैमिली, और मेरे जो पेरेंट्स उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया। सपोर्ट किया हम्म। और एक बड़ा साथ दिया। उन्होंने हर चीज़ के लिए इनकरेज ही किया, डिस्करेज नहीं किया कि नहीं आप ये काम नहीं करें जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट यू आर अ फीमेल। तो ये चीज़ का कभी भी मेरे ऊपर इम्पैक्ट इस तरह से नेगेटिवली नहीं आया। अच्छा, अभी आपने अपनी बात में ज़िक्र किया एनवायरनमेंट का। बिल्कुल। ऑफिस एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ के लिए, ख़ास तौर पे उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो नए आते हैं हुँ। और जिस तरह की चीज़ें होती हैं, आप तो हैं भी फीमेल, जी। हरासमेंट या तो फिर कंपटीशन, तो या ऑफिस एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा अ, होना। हाँ, ऑफ़िस एनवायरनमेंट ही बेसिकली एक वो एलिमेंट है जिसके बाद जो वहाँ का एम्प्लॉयी है ना, या तो वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है या तो वो बेचारा नहीं परफ़ॉर्म कर सकता। तो मेरे नज़दीक ऑफिस एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिज़िकल हेल्थ एज़ वेल, ठीक है। आप देखें कि आजकल टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपनीज़ में। हम्म। लोग जो है ना वो बैक एंड फोर्थ आ रहे हैं जा रहे हैं, छोटा छोटा टाइम, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, इस तरह के टाइम में। उसकी मैं अभी ना कुछ दिन पहले स्टडीज़ कर रही थी, एक एनालिसिस मैंने पढ़ा, तो उसमें आया कि जो 57% ऑफ द पॉपुलेशन है वो दे जस्ट रिज़ाइन बिकॉज दे डोंट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मेरे नज़दीक ना बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते किसी ऐसे एम्प्लॉय के लिए जिसको आप खुद हायर करते हैं, जी जी। हायरिंग का भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। आपकी रिक्रूटमेंट होती है, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपकी सिलेक्शन होती है, और फिर आप एक बंदे को एक उसकी ऑर्गेनाइजेशन से लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे होते हैं। और अगर आप उसको लेके आने के बाद वो उसको एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो मेरा ख्याल है ये उस बच्चे या बच्ची के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल ठीक है, कि आप उसका करियर जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल। एंड आपको पता है जो सीनियर लीडरशिप रोल में जो लोग बैठे होते हैं ना, पोजीशंस ऑफ सीईओ और इस तरह के, उनको पता होता है कि उनके एनवायरनमेंट का क्या कल्चर है, और उन्होंने उस कल्चर के अंदर रहते हुए उस एम्प्लॉय को कितना फैसिलिटेट करना है। तो फर्स्ट थिंग कि वो चीज़ जो है ना हमारे आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गई है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट बड़ा ज़्यादा है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हरासमेंट भी लोग क्या समझते हैं कि किसी को तंग करना ही हरासमेंट है। मेरे नज़दीक अगर आप हरासमेंट को देखें तो किसी को कोई ऐसा वर्ड बोलना जो कि बिल्कुल आपकी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के अगेंस्ट है, वो भी हरासमेंट है। सही। अगर आप किसी को उसकी इजाज़त के बगैर बात भी उससे कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो अ हरासमेंट, ठीक है। एंड स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल्स, क्या फीमेल्स के साथ इस तरह से नहीं जो है ना वो बिहेव कर सकते। बिल्कुल। और स्पेशली अगर हम आजकल की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन बच्चों के लिए जो बहुत टैलेंटेड हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, और कैपेबल हैं ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वो बेचारे काम नहीं कर पा रहे। वो बेचारे ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम अपना 100% भी दें और एक मेंटली जो है ना वो पीस भी हो आपके लिए। अच्छा, अभी ऑफिस एनवायरनमेंट की हमने बात की, इसी तरह से एक घर का माहौल एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है, किस तरह से ज़रूरी होता है ग्रो करने के लिए हर तरह से। अच्छा, सबसे पहले हम जब छोटे थे हम यही सुनते थे कि जो सबसे पहली आपकी जो बच्चे की एक इंस्टीट्यूशन होता है, जो वो दरसगाह होती है, वो आपका घर होता घर है, होता है, बिल्कुल। ठीक है। जो आपकी एजुकेशन साइड है वो आपकी स्कूल करती है, लेकिन जो आपकी तरबियत है ना वो आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, वो आपका घर कर रहा होता है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की जाए।
उनको हर एक चीज़ से आगाही दी जाए, ठीक है। आप हमारे यहाँ मतलब अगर मैं पहले टाइम की बात करूँ तो लोगों को पेरेंट्स को ये होता था कि बच्चों से ये चीज़ नहीं डिस्कस जी। करनी, उनको ये नहीं बताना। तो उसके चक्कर में क्या होता था कि जो बच्चे थे ना वो बाहर अपने फ्रेंड सर्कल में जाते थे तो उनके लिए वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी, हुँ। तो वो करते थे। और जब उसके बात करके आते थे तो उसके वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको पता चलते हैं और फिर बच्चा आगे घर बात करता है। तो नाउ अ डेज़ कल्चर इज़ टोटली चेंज। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से चीज़ों के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ बेटा ये आपका जो है ना अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, आप ये करेंगे तो इसके फ़ायदे इन अ लॉन्ग टर्म, इन अ लॉन्ग फ्यूचर में आपको ये होंगे। बट ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आज तो शायद बेनिफिट हो जाएं, लेकिन आगे इन फ्यूचर वो बेनिफिट नहीं होंगी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके जो घर का माहौल है ना और आपकी जो तरबियत है जो पेरेंट्स की है, वो थ्रू योर पेरेंट्स आपके जो बच्चों में मुंतकिल होती है, वही फिर आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी बनती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए, उनको अच्छा ग्रूम किया जाए, उनको रिस्पेक्ट बताई जाए। एंड स्पेशली इन केस ऑफ मेल्स मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि देखिए उन्होंने आगे जाके शादियाँ करनी होती हैं, जी, जी। बीवियाँ उनकी, बच्चियाँ सब। ऐसा ही तो है। उनको बताना, ये चीज़ों की वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जॉब्स के हवाले से बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिलती, जॉब हंट कर रहे हैं, मिल नहीं रही, 2 इंटरव्यू हुए हैं, बुलाया नहीं, 1 इंटरव्यू हुआ है, मैंने सीवी ड्रॉप की थी, रिज्यूमे भेजा था, ये वो सारा। एरर कहाँ पे आता है? क्योंकि जॉब्स तो अनलिमिटेड हैं, एरर कहाँ पर आता है? जॉब्स अनलिमिटेड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी अनलिमिटेड है, ठीक है। ठीक है। बैलेंस तो दोनों चीज़ों में होना चाहिए ना आपके, कि हाँ आपके पास जॉब्स हैं। मैं अभी लास्ट वीक की मैं आपको बड़ी रिसेंट बात बताती हूँ कि एक जगह पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ एचआर के पर्सन्स भी थे जो ये एचआर मैनेजर्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे, तो उनमें से कुछ एचआर के जो लोग थे, देवर टेलिंग मी कि हम लोग ना काफ़ी एक लंबा प्रोसेस करते हैं, रिक्रूट करते हैं, पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके हुँ। तो वो सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ऐसी रीज़न्स हैं जो सिलेक्शन नहीं होती। तो 2-3 चीज़ें बड़ी उन्होंने बड़ी अच्छी डिस्कस की, बताई कि एट टाइम्स हम लोग ना किसी को उसके ना प्रोफाइल से जज कर रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम ना मतलब अगर कोई पैनल इंटरव्यू हो गया है, अब आपने उस बच्चे को आजमाया तो नहीं है, उसके काम तो नहीं देखा, तो आप कैसे ये जज कर सकते हैं कि ही और शी कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर योर कंपनी, ठीक है। उसकी एक जर्नी है, वो ऑफ कोर्स काम करके आया है, कुछ लर्न करके आया है, और कभी भी कोई भी बच्चा सीखा सिखाया नहीं आता। नहीं आता, आप किसी बिल्कुल। जगह पे जाते हैं, काम करते हैं, आप एक्सेल करते हैं और फिर आप अपनी जो है ना वो चीज़ों को इन्हांस करते हैं। तो एक तो उसने मुझे ये रीज़न बताई, दूसरी ये रीज़न कि देखें हम लोग ना क्या होता है कि काम कर रहे हैं, 8 साल 9 साल काम किया तो एक करियर ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। उस करियर ब्रेक लेने की ना मल्टीपल रीज़न्स हो सकती हैं। अगर मैं बच्चियों के एस्पेक्ट से बात करूँ, लड़कियों के एस्पेक्ट से बात करूँ, तो उनकी फैमिलीज़ में कई इश्यूज़ हो सकते हैं, कईयों बिल्कुल। की शादियाँ हो जाती हैं, तो वो अपनी लाइफ उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाती हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। क्योंकि आपको पता है जब शादी हो जाए तो फिर बड़ी सी चीज़ें, एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जी हस्बैंड आपका इजाज़त दे रहा है, आपके इन लॉज कितने सपोर्टिव हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी एक ब्रेक आता है जिसकी वजह से लड़कियां जो है ना वो अपना करियर ब्रेक ले लेती हैं, और फिर जब वो एक करियर ब्रेक लेने के बाद दोबारा मार्केट में जाती हैं और जॉब हंट करती हैं, तो उनके लिए ना वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, जी वाई आपका 2 साल का गैप क्यों है, आपका 3 साल का गैप क्यों है। एक तो ये रीज़न। तीसरी ये है जो कि मैंने ख़ुद भी फेस की, कि क्या फेसेस ऐसे आते हैं कि जब ज़ाहिर सी बात है आप अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं, आप हुँ। जगह मल्टीपल जगहों पे आप सीवीज़ देते हैं और प्रोफाइल्स आपके इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, हमारी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज़ नॉट राइट, इज़ नॉट एब्सोल्यूट, आई मस्ट से। अच्छा, उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि अब अगर मैंने एक पोस्ट लगा दी है मार्केटिंग मैनेजर की, और मैं एक इंटरव्यू कर रही हूँ फैशन डिज़ाइनर का बैठ के, तो भाई आपको फैशन डिज़ाइनर एक मार्केटिंग मैनेजर तो नहीं बन सकता जी, ना। बिल्कुल, उसने तो बिल्कुल। फैशन की इंडस्ट्री में पढ़ा है और वो काम कर रहा है, तो आप उसको मार्केटिंग मैनेजर कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके पीछे भी क्या रीज़न होता है, या तो वो पर्ची सिस्टम होता है, बिल्कुल। ठीक है, कि जी वो फ़लाने फ़लाने बॉस ने कहा है, वो बंदा है हमारा, तो आपने इसको देखना है और प्लीज़ इसको जहाँ तक मैक्सिमम देख सकते हैं करें। तो जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है ना फॉर द राइट पोजीशन, हमारे यहाँ वो नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सारे एलिमेंट्स मिलके हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारी जो जो आप देख रहे हैं कि पोजीशंस तो बहुत ज़्यादा हैं, बट उनमें अच्छा दूसरा फैक्टर इसमें ये भी आता है कि आप देखें कि
जॉब ओपनिंग्स आती हैं, मल्टीपल लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से कोई भी बंदा आपको नहीं नज़र आएगा कि किसी भी जो आपके सर्कल में होगा ना उसकी हायरिंग हुई है स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। रीज़न यही है कि आजकल जो है ना वो परचेज सिस्टम, बॉस की फेवरेटिज्म, वो चीज़ें बड़ी चल रही हैं कि जो लोग जहाँ जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो अपने सर्कल से में ना पुराने पुराने लोगों को उठा के लेते हैं। उनको पता होता है हाँ यार ये बंदा ऐसा जो मेरी 10 सुनेगा, मैं इसके ऊपर अपना इम्पैक्ट और वो भी करूँगा, तो ये मेरी मक्खनबाजी भी करता रहेगा और सब चीज़ें। ये कल्चर भी बड़ा फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ना ये एलिमेंट बहुत फेस करना पड़ रहा है सोसाइटी को। उसके अलावा वो कहते हैं कि मेरा जानने वाला है, इतने अरसे से मैं हाँ, इसको जानता हूँ, आई जानता कैन हूँ, हाँ। काउंट ऑन चाहे हिम वो और हर। कैपेबल है या नहीं है, हाँ, बिल्कुल। तो ये फैक्टर एक बड़ा होता है कि वो कैपेबल इतना ना हो, लेकिन हाँ, क्योंकि वो एक सिस्टम पुराना चल रहा है, वो साथ साथ चल रहा है उस बंदे के, तो वो भी कहते हैं इसको लाओ बिठाओ, जितना अर्सा मैं यहाँ रहूँगा वो काम करेगा या काम करेगी, और फिर उसके बाद जब हम जाएंगे फिर आगे ले जाएंगे, तो वो कैपेबिलिटी उस बंदे में नहीं है। तो आप उसका एक ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है और कैपेबल है, आप उसको उस पोजीशन के लिए जो है ना वो ख़राब कर रहे होते हैं। ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं, हम्म। ये आपके इनिशियल कैरियर के इनिशियल फेज़ में कितनी ज़रूरी होती हैं? हाँ, इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी हैं और चाहे बहुत पेड इम्पॉर्टेंट हों भी थे, या चाहे पेड हो अनपेड हों? चाहे अनपेड हो, एग्जैक्टली। तो आपको वो ज़रूर करनी चाहिए। इंटर्नशिप जो होती है ना वो आपको बेसिकली पढ़ने के बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका कल्चर बताती हैं हुँ, कि आपने जो पढ़ा है वहाँ पे आपने जाके आगे काम कैसे करना है, आपको बिल्कुल, पीपल मैनेजमेंट और लोगों से बिल्कुल, इंटरेक्शन सिखाती हैं। आप देखें कि अक्सर लोग स्टडीज़ कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो जॉब किसी और चीज़ में कर रहे बिल्कुल होते ऐसा ही है। हैं। वो यही रीज़न होता है कि यार वो ये समझते हैं कि अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंजेस, ठीक है। मैं भी अब अगर अपनी बात करूँ तो मैंने फाइनेंस में एमबीए किया, उसके बाद से मैंने देखा कि मार्केट जो है और फ्यूचर जो है वो ट्रेंड कर रहा है टूवर्ड्स मार्केटिंग और इस साइड पर। तो मैंने भी अपने आप को बिल्कुल राइट टाइम पे मोल्ड कर लिया, अपनी फील्ड चेंज कर ली। तो ये इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स जो होते हैं ना, आई मस्ट से कि एक तो वो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस को ओपन अप करने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर वो पेड हैं या नहीं पेड हैं, वो बच्चे और बच्ची के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा अगर वो वहाँ जाए, काम करे, देखे, लर्न करे, सीखे। अच्छा, दूसरा उससे ना आपकी पीयरशिप भी बहुत डेवलप होती है, आपका एक सर्कल बनना लग जाता है और आप ना बिल्कुल, लोगों को जानने लग जाते हैं। ऐसा ही है। तो अच्छा, आपने मूव किया फिर एक प्रोडक्शन हाउस के अंदर, मीडिया हाउस हाँ के जी, हाँ अंदर, जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे आपका? बहुत अच्छा है। मैंने बेसिकली काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, क्योंकि जब से मार्केटिंग को ज्वाइन किया था तो हमारा जो होता है ना वो फैशन शूट्स होते हैं कुछ, जो आप देखते होंगे जी, आजकल जी, बिल्कुल। ब्रांड्स जो हैं, बड़े आपका ब्रांड्स मैंने हैं सारे। लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखा था, तो जी उधर भी आपने शूट्स रीशेयर जी किए हुए थे जी आगे। जी बिल्कुल। तो हम ना प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम इसलिए करते हैं, एजेंसीज के साथ, कि हमारे जो ब्रांड्स होते हैं जब हम उनसे मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो वो अपना प्लान हमें बताते हैं कि जी हम लोगों ने एक फ़ैशन शूट करना है, एक लाइफस्टाइल शूट करना है, एक कमर्शियल बनानी है, टीवीसी बनाना है या डीवीसी बनाना है। तो हम हमारे लिए प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करना और उनके साथ इंटरेक्ट करना ऐसा ही है जैसे इट्स अ सेकंड फैमिली फॉर अस, लाइक ओके। हाँ, जो मेरे जैसे लोग हैं वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से रिलेट कर सकेंगे। तो उनके साथ काम करना बड़ा अच्छा मज़ा आता है। मैं आपको बताऊँ, जब आप एक मूड बोर्ड तैयार करते हैं ना किसी भी ब्रांड के शूट के लिए, और उसके अंदर जब आप डिस्कशंस करते हैं, क्रिएटिव लोगों से मिलते हैं, ब्रांड के लोगों से मिलते हैं, उनसे आपके सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बैक एंड आइडियाज़ फोर्थ। एक्सचेंज होते हैं। हाँ, आइडियाज़ चेंज होते हैं। फिर आपकी पूरी एक आर्ट डिज़ाइन होती है, ठीक है। फिर आपका पूरा एक आर्ट बोर्ड बनता है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस बेसिकली, और मेरे जैसा बंदा जो इस चीज़ को इन्जॉय करता है उसके लिए तो ये बड़ा एक आप समझें कि हैप्पी मोमेंट होता है। क्योंकि अपने जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ, वही आप कह रहे वही हैं। हम कर रहे होते हैं, अच्छा, बिल्कुल। जिस तरह अब देखते हैं हम ग्राफिक डिज़ाइनर्स या एनिमेटर्स, हुँ, ज़्यादातर वही कामयाब हैं जो क्रिएटिव हैं, बिल्कुल। जो क्रिएटिव थिंकिंग हुँ, करते हैं, जो कहते हैं कि यार मैं अपनी जो पिक्चर मैंने अपने ज़हन में पेंट किया, हुँ, आई आई हुँ, वांट टू शो दिस टू द वर्ल्ड। हुँ। ठीक है, आपके काम में भी इसी तरह की कोई चीज़ है कि क्रिएटिवनेस आनी चाहिए बीच हाँ, में? बिल्कुल, क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर ब्रांड हर काम कर रहा है। अब आप अपने काम को दूसरे ब्रांड से किस तरह डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ ऐड कर रहे हैं जो वो चीज़ आपकी दूसरे ब्रांड में नहीं है। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, आपका मोबाइल इज़ एवरीथिंग। बिल्कुल, आपने जो चीज़, तो आपकी पूरी दुनिया समाई हुई है आपके ऐसा ही है। मोबाइल में, ठीक अभी है। कहीं पे 2 मिनट के लिए जेब में हाथ डालो ना, फ़ोन हाँ, नहीं है तो मिनी हार्ट अटैक भी आता है एक आ आपको। जाता है ना, क्योंकि वो पूरी दुनिया आपकी उसमें है ना, आपने ऐसा हर ही है। चीज़ उसमें देखनी है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंडिंग पे जा रहा है, व्हाट पीपल आर डूइंग एक्चुअली, और उसका इम्पैक्ट जो है वो सोशल किस तरह से हो रहा है।
तो हम लोग जब देख रहे होते हैं ना चीज़ें, तो जब हम लोग R&D भी करते हैं क्रिएटिव अपनी देखने के लिए चीज़, तो हम ना डिफरेंट ब्रांड्स को पहले स्टडी करते हैं। पहले अपने लोकल ब्रांड्स को देखते हैं कि हाँ यार अच्छा, अब हमने अगर इस तरह की चीज़ प्लान करनी है तो दूसरे ब्रांड्स क्या काम करें। फिर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट को, मेरी आदत है मैं इंटरनेशनल मार्केट को जो है ना वो ज़रूर सर्वे करती हूँ, देखती हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि मोर और लेस आप देखें कि हमारे यहाँ भी जो मार्केटिंग और जो सेल्स और जो ब्रांड इस वक्त प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, वो मोर और लेस ज़्यादा इम्पैक्ट करती जा रही है इंटरनेशनल ट्रेंड की तरफ। ठीक है। ठीक है, हम अपने अगर जो कपड़े हैं डेली बेसिस पे पहनने वाले, वो भी अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं बिल्कुल इंटरनेशनल मीडिया से। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ भी जो ब्रांड्स हैं ना, उनका मोर और लेस जो ट्रेंड है ना, वो जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की तरफ, बिल्कुल। इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स की तरफ। तो हमारे जितने ब्रांड्स आप देखें, जो नए इंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जी जी। बेसिकली, जो अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स हैं बिल्कुल, वो भी जो प्रोडक्ट करवा रहे हैं, बना रहे हैं, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट से इम्प्रेस होके या उसको देखते हुए मॉडिफाई उसको करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट वाया अगर मैं अपनी लोकल मार्केट की बात करूं, तो उन दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, कई जगहों पे ऐसा है कि जो ब्रांड्स हैं ना, जो लोग हैं, वो मार्केटिंग को सिर्फ ये समझते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अगर कोई चीज़ लगा रहे हैं ना, तो वो मार्केटिंग है आपकी। ठीक है, जबकि जो मार्केटिंग है ना, उसकी बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उसके बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके सोर्सेज डिफरेंट हैं। मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट पुटिंग समथिंग ऑन योर इंस्टाग्राम, ठीक है, या अगर आप ये कह रहे हैं कि आप अपने फेसबुक पे डाल रहे हैं। मार्केटिंग एक, जिसे कहते हैं ना, डीप डाउन सी है बिल्कुल। अगर आप उसको जितना भी देखें, और आजकल आप देखें एजेंसीज कितनी हो गई हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं एज अ बैकअप ऑफ देयर मार्केटिंग। हमारे यहाँ मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। कुछ हमारी जो है वो मीडिया की हैं, डिजिटल जिसको हम बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग जी है, जी ठीक है। बिल्कुल। कुछ हमारी जो है वो वेब स्टोर्स, जिसको हम ई कॉमर्स ई बोलते हैं, कॉमर्स वो भी बिल्कुल। हमारा मार्केटिंग का जो है एक प्लेटफॉर्म है। फिर इसके अलावा हमारी OOH, जिसको हम एडवर्टीजमेंट्स बोलते हैं, जी। आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, ये जो जो बिल बोर्ड्स बिल होते हैं, बोर्ड्स जो और सारा होर्डिंग्स होती हैं, बिल्कुल ठीक है। SMDs के हाँ, ऊपर आता है। इसको हम डिजिटल कहते हैं। ये डिजिटल OOH होती हैं कि जहाँ पे आप देखें कि कहीं पे डिजिटल स्टीमर्स लगे हुए हैं। जब हम रोड साइड पे जा रहे होते हैं, बिल्कुल। ट्रैफिक में खड़े हैं, तो सामने हमारा एक डिजिटल स्टीमर चल रहा है, उस पर ऐड चल रही है। जी जी। किसी भी ब्रांड का शूट है तो उसके वो कुछ 15 सेकंड्स का या 30 सेकंड्स का एक ऐड रन कर रहे होते हैं। तो अब इस वक्त जो मार्केटिंग है ना, इट्स मतलब आप बिल्कुल वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। आप उसको जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा, देन उसके बाद आप देखें कि आप जब अपना मोबाइल जो है ना वो स्क्रॉल कर रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आपके पास ऑल ऑफ अ सडन एक ऐड आ जाता है। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। जी। वो ब्रांड अपने गूगल एड्स और मेटा एड्स के थ्रू जो है ना वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक ठीक है, है। क्योंकि जब हम कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं ना, तो जब उसको हमने अपनी ऑडियंस को दिखाना है, तो इट्स अ प्रॉपर एक प्रोसेस है कि अगर आपने मेटा एड्स चलानी है, गूगल एड्स चलानी है, आपकी उसमें टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किसको आप वो टारगेट कर रहे हैं, कि आपकी हर एक ब्रांड, हर एक कपड़ा, हर एक इंसान का ये टारगेट नहीं हो सकती वो मार्केट करने बिल्कुल के लिए। तो बिल्कुल। आपको उसके लिए सिलेक्ट करनी है कि कौन सी टारगेट है, आपका एज ब्रैकेट क्या है, आपने कौन से एरिया में अपनी जो है ना वो ऐड रन करनी है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसके साथ आपको ऐड करके तो आपका वो ऐड चलता है, और फिर वो लोगों तक आपकी अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपकी जो कुछ कैंपेन्स जो हम डिज़ाइन करते हैं, वो कुछ ब्रांड्स के लिए ऐसी होती है जिन्होंने बहुत टाइम से, लाइक इट्स बिन लाइक 5 years और 7 years, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं किया हुआ था। तो लोगों के माइंड से ना वो चीज़ बिल्कुल स्किप हो जाती है। ऐसा ही है। ठीक है, कि यार ये ब्रांड था, आज से 7 साल पहले देखा था। अब अगर हम बात करें, मैं अपने ये लॉरेंस वुड की बात बताऊँ आपको, तो इन्होंने मार्केटिंग पे इतना फोकस नहीं किया था। सो आई डिड अ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन अपने लास्ट कुछ नंबर ऑफ ईयर्स में। तो उनके लिए रीवैम्प होता है बेसिकली एक, और ठीक है। मार्केट में आपने उनको बताना होता है कि यार ब्रांड इज़ देयर, बट वो क्योंकि उस टाइम पे मार्केटिंग नहीं हुई या प्रॉपर उस तरीके से नहीं चल सकी, तो ब्रांड आपको अवेयरनेस कैंपेन्स होती है ना, वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। वो फैशन शूट से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। अभी आपने बात की थी कि टारगेट ऑडियंस की। अच्छा, एक ब्रांड की बात करता हूँ मैं आपसे। है वो पाकिस्तानी ब्रांड, लेकिन वो इंटरनेशनली बहुत ग्लोबली वेल नोन ब्रांड है। उसका नाम है रास्ता। अभी वायरल वो तब हुआ था जब जस्टिन बीबर ने उसकी शर्ट पहनी थी, और वो पिक्चर उसने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड की, और सारा पता चला। फिर इंडियन एक जी जी, रैपर हैं एक हनी रैपर सिंह, उन्होंने उन्होंने भी बताया, पहना। बिल्कुल। इस तरह से काफ़ी लोगों ने। एक WWE के रेसलर हैं सेथ रॉलिंस, वो जी भी जी, उनका एक गाउन पहन के आया हुआ था सही। रास्ता का।
तो इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और इनकी तो फिर कोई आम लोग तो नहीं खरीद सकते नहीं इनके खरीद कपड़े, क्योंकि सकते। वो इतने महंगे हैं। उनकी हम्म साइट विजिट की थी मैंने। हम्म। तो ये कौन लोग लेते हैं? अच्छा, ये जो ब्रांड्स हैं ना इस तरह के आते हैं, पहले तो ये होता है कि वो रिटेल ब्रांड्स नहीं होते, वो मैसिव नहीं होते, वो फैशन में आ जाते हैं, ठीक है। हम्म। और जो फैशन है ना, आपको पता है उसके लिए उनकी जो ऑडियंस है ना वो भी बहुत सिलेक्टेड है। वो मेरी आपकी हम डेली जो यूज़र्स हैं ना, हम वो गारमेंट नहीं पहनेंगे, ठीक बिल्कुल। है। और उन्होंने वो आपने देखें कि अगर आप उनके पेज पे जाके देखेंगे और उनकी जो आप शूट भी देखेंगे ना, तो वो इस तरह का एक मूड बोर्ड डिज़ाइन हुआ हुआ है कि वो एक अपर नीश जो बिल्कुल टॉप की एलीट सुपर एलीट क्लास है ना, वो ऑडियंस है उनकी, हम्म। ठीक है। वो नहीं है, डेली यूज़र्स नहीं है कि जी आज जाना है तो हम एक उसका जो है ना वो हम जो है ना वो उसका एक हुडी पहन लेंगे, या हम उसकी एक टी शर्ट वेयर कर लेंगे, या हम उसका कोई भी कॉस्ट्यूम जो है ना वो पहन लेंगे। तो हम वो वाली क्लास एक तो नहीं है, और वो ब्रांड भी वो वाला नहीं है। वो ब्रांड दैट्स टोटली फैशन, एंड उसकी क्लास बिल्कुल डिफरेंट है, वो नीश क्लास है बिल्कुल, ठीक है। वो वाली क्लास है जिन्होंने मोर और लेस कभी कभार जो है ना वो फैशन करना है, कहीं आना जाना है, ऐसी गैदरिंग्स हैं, या ऐसा सेलिब्रिटी है हम्म। जिसने अपने फैशन उसमें जाना है, किसी रेड कारपेट में जाना है, किसी शो में जाना है, तो वो उस तरह के कपड़ों को जो है ना वो पहन सकते हैं, वेल कर सकते हैं। उनकी टारगेट ऑडियंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी जो मीडिया हाउस, प्रोडक्शन हाउस जो है, जी जी उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी। कि कितना को मुश्किल है सरवाइव करना इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब सारा कुछ आपके पास है, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो उतना प्रेशर भी होगा आपके ऊपर कि यार ये काम टाइम पे ना हुआ, या वो शूट सही ना हुआ। सवाल तो आपसे होना है, जी जी बिल्कुल। कैमरामैन को बुला के तो उन्होंने पूछना है। बिल्कुल। तो इस चीज़ को किस तरह से आप लेके चलती हैं? अच्छा, प्लानिंग से लेके ना एग्जीक्यूशन, एंड टू एंड तक, ये आपके सर पे एक तलवार लटकती रहती है, मैं आपको बताऊं। कि क्या टाइम फ्रेम होता है एक प्रोजेक्ट का आपका? वही मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो टीवी कमर्शियल्स होते हैं ना, वो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी डिफरेंट तरह की जो है ना वो सॉर्ट ऑफ नेचर है। उसमें भी अगर आप सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हम्म। हैं, ब्रांड ने कहा है जी हमें एक्स वाई जी सेलिब्रिटी का फेस चाहिए अपनी कैंपेन में, अपने शूट में, तो फिर वो सेलिब्रिटी की टाइमलाइंस लेना कि उसके पास अवेलेबिलिटी कब है, वो कब फ्री है, ठीक हम्म। है। वो चीज़ों में थोड़ा सा हमारा टाइम का लैप्स आ जाता है। देन उसके बाद अगर उनको सेलिब्रिटी फेस नहीं चाहिए, और उनको कोई ऐसा फेस चाहिए जो मिड लेयर का हो लेकिन हो फेमस, बिल्कुल। ठीक है, तो वो फिर हम फैशन में से देख लेते हैं कि हाँ यार, फैशन में से आजकल कौन ज़्यादा जो है ना वो फेमस है, या लोग किसको ज़्यादा देखना पसंद करें, या किसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, ठीक है। फिर हम उनकी सिलेक्शन करते हैं। तीसरी, जो बिल्कुल ब्रांड्स कहते हैं कि यार ना हमें सेलिब्रिटी चाहिए, ना हमें जो है ना वो टॉप लेयर का या मिडिल लेयर का फेस चाहिए, हमें एक ऑर्डनरी सा ऐसा फेस चाहिए जो बिल्कुल मार्केट में नया हो, लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट को कैरी बहुत अच्छा सा करे, हम्म। क्योंकि कई ईस्टर्न ब्रांड्स हैं, कई वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, तो वो मोर और लेस वो इस तरह से हम लोगों को बता देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट क्लाइंट हमें बता देता है कि आप इस तरह का फेस ले लें, लेकिन हमारी प्रोडक्ट की ना जो कैरी है ना वो बहुत अच्छा सा वो करे। फिर हम उस पर वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये जो फेसेस होते हैं, इनको सिलेक्ट करना और इनको लॉक करना बड़ा ईजी होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बैक टू बैक स्केड्यूलिंग उनकी नहीं होती है, और वो इतना ज़्यादा बिजी सही नहीं है। होते हैं। तो इनके साथ हमारी टाइम जो होती है ना लैप्स, वो हमारा कहीं ना कहीं मोरलेस मैच हो जाता है। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जी मुझे 10 दिनों में जो है ना ये चीज़ चाहिए, या 15 दिनों में चाहिए, या एक महीना है। अब जैसे ईद आ रही है, तो जी। ईद से पहले अब सारे ब्रांड्स जो है ना वो कैंपेन्स करवा रहे हैं, शूट्स करवा शूट्स रहे हैं, करवा रहे बिल्कुल। हैं। तो वो जब हमें अप्रोच करते हैं और बात करते हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि यार ये सेलिब्रिटीज़ आर बुक्ड, तो इनके लिए मसला है, बट हम आपको इसके अंदर रहते हुए इस तरह के फेसेस के साथ अच्छी चीज़ जो है ना वो डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीज़ें सारी इसमें होती हैं। तो टाइम का गैप और डेट्स और कितने दिनों में होगा, वो सब डिपेंड कर रहा होता है हमारी पूरी की पूरी सिलेक्शन ऑफ मूड बोर्ड एंड सेलिब्रिटी एंड आपने बोला कि सेलिब्रिटीज़ या जो लोग ट्रेंड में हो। हाँ अच्छा, ट्रेंडिंग में तो व्लॉगर्स हैं ज़्यादातर, हाँ सोशल मीडिया उठा कर हाँ देखें तो भी किसी व्लॉगर के साथ या किसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी के साथ जो सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुए हैं, हाँ काम करने का मौका मिला आपको या काम किया आपने? हाँ। देखिए, जो मेरा काम है ना उसमें, और जो ब्रांड्स इस वक्त काम कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट हाँ वो इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हम्म। हैं, ठीक है। इस वक्त अगर जो टॉप रेटेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें मैं अगर नाम लूँगी तो वो शायद उनकी एंडोर्समेंट हो जाए, तो मैं इसलिए नाम नहीं लेती, लेकिन हाँ कुछ हमारे पास लाहौर के बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। कुछ हमारी कराची की और कुछ हमारी इस्लामाबाद की बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत काम किया भी है, ठीक है। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर मीडिया जो है ना, ब्रांड्स उनको अप्रोच करवाते हैं थ्रू अस, और डायरेक्टली भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ
अच्छी यहाँ लाहौर के अंदर जो है ना वो एक दो एजेंसीज़ हैं जो इन्फ्लुएंसर पीआर मीडिया के ऊपर ही काम कर रही हैं। तो उनका क्या होता है कि वो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रांड के लिए अलग अलग इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता है नाउ दे आर ऑल्सो सेलिब्रिटीज़, बिल्कुल उनके भी अपने मैनेजर्स आ गए हैं, बिल्कुल आप उनको डायरेक्ट मैसेज बिल्कुल। इंस्टा पे नहीं कर सकते हैं। आई हाँ, नो देम दे आर नॉट पर्सनली। अप्रोचेबल। हाँ, हाँ, तो उनके भी मैनेजर्स हैं, फिर वो उनकी टाइमलाइंस आपको बताते हैं कि यार हमारे पास, क्योंकि ब्रांड्स उनको अप्रोच कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे अपनी ही। अवेयरनेस के लिए और अपनी जो है ना वो स्प्रेड करने के लिए चीज़, क्योंकि उनके जो फॉलोवर्स हैं ना दे आर नाउ इन मिलियंस, एग्जैक्टली। ठीक है। लोग उनको ना डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में चल, अच्छा वो डेली जो है ना वो डेली व्लॉगिंग भी इस तरह से कर रहे होते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं वो उनसे। देखे ना, चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं ना, हाँ ताकि बिल्कुल कुछ कुछ ऐसी। अब मैं भी डेली लाइफ गुजारता हूँ, आप भी गुजारती हैं। बिल्कुल अब ऐसा क्या अनोखा है उसके अंदर जो आप लोगों को दिखा रहे हैं और वो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उससे? बिल्कुल। उनको देख के लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो लाइफ हमें कैमरे के पीछे नज़र आ रही है ना, कैमरे में जो नज़र आ रही है, शायद लाइफ वही है, लेकिन जो उनकी कैमरे के पीछे लाइफ है ना, वो शायद ये आपकी सबसे और बड़ा फैक्टर मेरी है। ही जैसी हो, ठीक है, क्योंकि वो भी ऑर्डिनरी नहीं, पीपल हमारी है तो ना। बेहतर होगी, हाँ, ठीक है, मुझे उनके लगता लिए बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने जब बाहर भी निकलना है ना तो पब्लिक को भी देखना है, और उन्होंने उस पब्लिक को फेस भी करना है, और फिर वहाँ पे लोग हजूम लगा लेते है। हैं बिल्कुल। कि पिक्चर दे दें, एक शाउट आउट दे दें, हमारे चैनल के लिए दे दें, और इस तरह से। तो इन्फ्लुएंसर पीआर मीडिया, यस, इट्स वेरी इन ट्रेंडिंग नाउ डेज, ठीक है। बट टिकटॉक ब्रांड्स, हाँ, पीआर नहीं। टिकटॉक पे थोड़ा सा आपको पता है कि जो टिकटॉक का कंटेंट होता है ना, जो टिकटॉकर्स हैं उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आता है कि ब्रांड्स थोड़ा सा उनका, क्योंकि नेगेटिव साइड पे भी चीज़ें जा रही होती हैं ना टिकटॉक के ऊपर। आप देखें कि टिकटॉक इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बिल्कुल। थोड़ी सी नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा, वल्गैरिटी भी होती वल्गैरिटी भी है, हो बैन जाती भी है, हुआ अब था। बैन भी हो जाता है। तो वो लोग जो है ना ब्रांड्स उनको ज़्यादा नहीं करते अप्रोच, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर्स पीआर जो करवाते हैं, और जो हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बड़ा अच्छा जो है ना वो पार्ट क्रिएट कर रहे हैं उसमें। वो आप देखें उनके मेकअप के होते हैं, उनमें उनकी ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं, उनमें उनके जो है ना वो कपड़ों से रिलेटेड वो बिल्कुल। अच्छी कंटेंट कर रही हैं, कुछ फूड व्लॉगिंग कर रही हैं। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो व्लॉगिंग का स्टाइल है ना, दैट्स मच मोर अप्रोप्रिएट एज़ कम्पेयर टू द फैमिली व्लॉगिंग। बिल्कुल। मैं फैमिली व्लॉगिंग को इतना ज़्यादा पर्सनली पसंद भी नहीं करती, और इतना ज़्यादा मैं इनक्रेज भी नहीं करती कि लोग उसको देखें, क्योंकि उसमें ना जब आप अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं तो जी आप अपने कमरे में बैठे हैं, ऐसे ही ठीक है। आप अपनी बीवी को दिखा रहे हैं, आप माँ बहन अपनी को माँ दिखा बहन को रहे दिखा हैं। रहे हैं, तो वो हर बंदे की एक पर्सनल स्पेस होती है, तो मैं उसको ज़्यादा इनक्रेज नहीं करती बेसिकली। अच्छा, आपने बात की इस तरह से ये व्लॉगिंग और फैमिली जी व्लॉगिंग और ये चीज़ें, जो यूथ है या हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जेन जी, जेन जी अल्फा जी है, जी जी। ये लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं इस चीज़ हम्म से कि हम्म। मैं अपनी सिस्टर की बात करता हूँ। वो एक साइकेट्रिस्ट है, ठीक अच्छा। है, और प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट है। हम्म खाना लेके आएगी, नूडल शूडल बना के लेके आएगी। पहले डोरेमोन देख रही होती थी अच्छा। और अब वो व्लॉगिंग देख रही होती है, और मैं उसको जाके कहता हूँ यार आप ये क्यों देख रही हो? हम्म आपको क्या सीखने को मिल रहा है इधर से? हम्म कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल रहा है आपको? हम्म। इससे अच्छा आप जाके जो रोगन की पॉडकास्ट देख लो, या बिल्कुल। कोई कुछ कुछ कार्टून ही इंफॉर्मेटिव। देख लो, वापस डोरेमोन ही देख लो, हाँ। इससे तो बेहतर ही है वो। हाँ, हम अपनी यूथ को इनसे किस तरह से बचा सकते हैं, या आने वाली नस्ल को इनसे किस तरह से बचा सकते हैं? ये तो ना वैसे बड़ा अच्छा, एक तो मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, और ये बड़ा अच्छा टॉपिक भी है, इस पे आप बात भी कर सकते हैं इजीली। जो फैमिली व्लॉगिंग है ना, और जो ये जो यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, वो एक तो ना हमारी आने वाली जो यूथ है ना इन फ्यूचर, उनके लिए मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, आई मस्ट से। क्योंकि वही जैसे आपने अभी बात की है कि आपकी जो सिस्टर हैं वो देख रही हैं, तो मेरे भी ना सर्कल में कुछ बच्चे हैं, फैमिली में छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा वो उनके लिए जो है ना वो टकी भाई बड़ा एक बन गया हुआ है। वो देखें जी आज उसने ये गाड़ी लिया है, एक हफ्ते बाद एक नई बिल्कुल गाड़ी, तो बिल्कुल। इसका मतलब है वो अपने बाप से, मतलब फादर के साथ बैठे हुए बच्चे, और वो अपने पापा से पूछ रहे हैं कि पापा ये हम स्कूल क्यों जाते हैं, मैम सॉरी टू कट यू हम। आउट। हाँ। मैं एक स्कूल के अंदर जॉब कर रहा था हम्म एज अ कैरियर काउंसलर एंड हम्म स्टूडेंट हम्म काउंसलर। एक पेरेंट्स आए अपने बच्चे को लेके, हम्म ही वॉज 11 years ओल्ड हम्म बॉय। हम्म आए हैं तो उन्होंने कहा जी ये पढ़ता नहीं है ये वो। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ बात। तो वो प्राइवेटली बात होती है जी जी स्टूडेंट बिल्कुल। के साथ, बिल्कुल। तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ते, क्या मसला है, कोई आपकी कहीं और इंटरेस्ट है? वो सर मैंने ना व्लॉगर बनना है, हाँ यूट्यूबर बनना है। हाँ मैंने कहा अच्छा किस यूट्यूबर को देखते हो? आई थॉट कहेगा मैं इरफान जुनेजो को, अगर हाँ। पाकिस्तान में से जुनेजो को या
युकानो को या मोरो को देखता हूँ, हाँ। दे आर जी, वेरी जी, जी, गुड जी, जी, ब्रिलियंट जी, यूट्यूबर्स, बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू जी, देम। बिल्कुल। वो मुझे कहता कि मैं बनना चाहता हूँ जी डक्की भाई, रजब भट्ट और इस तरह करके इन लोगों के उसने नाम लिए ना। आई वाज लाइक यार, आपको पता है कि वो कहाँ से शुरू हुए या हाँ। क्या तालीम है उनकी या क्या किस तरह हुँ। करके? नहीं सर, बस मैं ये देखता हूँ, पैसे बहुत हैं उनके पैसे पास, बहुत हैं। गाड़ियाँ हैं उनके पास, हाँ, वो उसने ये गाड़ी ले ली, उसने हाँ। वो गाड़ी ले ली, हुँ, और मैंने तो यूट्यूबर बनना है। जी। पढ़ने का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? तो यही वो बात है जो एक आने वाले बच्चों के लिए, जो फ्यूचर के जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए बड़ी एक बुरी चीज़ बनती जा रही है कि उनके अंदर से ना पढ़ना जो है ना, स्कूल जाना, एजुकेशन लेना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा। वो ये समझ रहे हैं कि यार आप यूट्यूब पे ना एक चैनल बना लें और डेली व्लॉगिंग शुरू कर दें, आप अपने घर की चीज़ें दिखाएं, अपने पेरेंट्स को दिखाएं, और वो आप पैसा कमाएंगे। उसकी तरह आप एक हफ्ते में एक गाड़ी चेंज करेंगे, 10 दिनों में आप दूसरी गाड़ी ले लेंगे, बड़ा आप करोड़ों में कमाएंगे, ठीक है, घर बदल लेंगे आप। तो पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ लाइक दिस। एग्जैक्टली। ये एक ना बड़ा एक नेगेटिव जो है ना चीज़ हमारी अलार्मिंग सोसाइटी में आ रहा सिचुएशन है है, हमारे लिए। अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल। तो पेरेंट्स को वैसे चाहिए कि देखा करें कि उनके बच्चे मोबाइलों में और टैब्स में देख क्या रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर आप देखें इनका जो कंटेंट भी होता है ना, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो बच्चों के लिए नहीं सुनने और ऐसा ही देखने है, वाले होते, ठीक ऐसा है। ही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। पेरेंट्स को इस जो है ना उस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो देख क्या रहा है, क्योंकि वही जो देख रहा है ना वो उसके माइंड मेकअप बेसिकली हो रहा है, ठीक है। वो अपने माइंड में वही चीज़ें थॉरली सोच रहा है, बैक एंड हम्म। फोर्थ, और फिर वो करेगा कहीं ना कहीं जाके, वो चीज़ों बिल्कुल। को इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर वो बिल्कुल। उस पे आपसे ज़िद भी करेगा। क्योंकि आप देखें इनके जो कंटेंट होते हैं ना, उसमें वो पेरेंट्स के साथ भी ना तू तड़ाक करके बात ऐसा कर ही रहे है, होते हैं ऐसा ही कि माँ के साथ भी, अपने बाप के साथ भी। तो ये चीज़ें भी बच्चे सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो इन्होंने अगर कंटेंट बनाना भी है तो मेरा ख्याल है ये ऐसा कोई कंटेंट बनाए जो आने वाली यूथ के लिए बड़ा अच्छा हो, उसके लिए कुछ लर्निंग हो, उनको बताएं कुछ। अगर देखें, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। अगर आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स देख रहे हैं, आप देखें ये एक वीडियो लगाते हैं ना, उसके आधे घंटे में इनके जो व्यूज़ होते हैं ना वो वो लाखों में चले जाते हैं, वो आसमान को, ठीक आसमान है। से बातें कर रहे बातें होते कर हैं। रहे होते हैं, अच्छा उस पे क्या हो रहा है कि दे आर अर्निंग मनी, बट जो देखने वाला बंदा है ना वो गलत चीज़ देख रहा है, गलत चीज़ सीख रहा है, वो कुछ और अर्न वो कर कुछ रहा और है, अर्न कर रहा एग्जैक्टली। है। वो तो अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं, हम्म। पैसा अर्न कर रहे हैं, लेकिन जो हम्म। देखने वाला है उसका जो है ना मोटिव बड़ा गलत हो रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए पेरेंट्स को, उनको दे शुड कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रन कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं। अच्छा, एआई जो है वो हर चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा है आजकल, हम्म। हर फील्ड के अंदर एआई इन्फ्लुएंस कर रहा है, चीज़ों को हेल्प आउट कर रहा है। तो आपकी फील्ड में किस तरह से आपकी मदद करता है? एआई का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है नाउ डेज़। अगर आप देखें तो हम लोग काफ़ी जो चीज़ें होती हैं ना, अपने जो मूड बोर्ड्स होते हैं, कुछ चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, विजुअलाइज अपने माइंड में तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको हम लोग ऑन प्रेजेंटेशन नहीं अगर ले सकते तो हम लोग ना एआई से बड़ी हेल्प लेते हैं उस पर, ठीक है। अपना एक उस पर आप स्क्रिप्ट लिख देते हैं, चीज़ बता देते हैं, तो वो आपको उससे रिलेट करती हुई ना बहुत सी चीज़ों की ऑप्शंस बता देता है। देन हमारा जितना आप देखते हैं कि ब्रांड्स के जितने पेजेस पे जितनी भी चीज़ें पोस्ट हो रही होती हैं उनके नीचे कंटेंट राइटिंग होती है, हाँ जी। ठीक है। तो पहले तो कंटेंट राइटर्स हायर किए जाते थे, बिल्कुल। ठीक है। अब बिल्कुल, वो आप वो ख़त्म हो ख़त्म गया हो है। गया है। आप एक चीज़ उनको बताएं, आपको वो माशाल्लाह से पूरा कंटेंट राइटअप करके दे देता है, चैट जीपीटी से आप आराम से कंटेंट अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है हमारे जो बेनिफिट हो रही है। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी विजुअलाइजेशंस ऑफ थॉट्स होती हैं ना, हमें यहाँ से बड़ी अच्छी जो है ना वो वीडियोज़ और उसके जो है ना वो कुछ क्लिप्स। क्लिप्स वगैरह बन जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई डोंट नो आपके नॉलेज में है कि नहीं है, मैं देख रही थी क्योंकि मैं इंस्टाग्राम काफ़ी जो है ना वो हम्म। ब्राउज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा काम ही सारा बिल्कुल ऐसा ही देखना है। और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे मेरे सामने ऑल ऑफ अ सडन 2 से 3 एक ना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स आई, फीमेल की इन्फ्लुएंसर्स थी वो। अब जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो उनके जो फॉलोअर्स थे ना वो 3 मिलियन थे, एक प्रोफाइल के 6 मिलियन थे। अब आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा ये पिक्चर तो मोर और लेस रियली लग रही है, लेकिन मुझे क्योंकि जो रियल होता है ना वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको ना पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही पता है। चल जाता है। और जो एआई जनरेटेड इमेज होता है ना बिल्कुल, वो बिल्कुल, भी वो आपको भी पता पता चल चल जाता है। जाता है। तो मैंने कहा इतना यार ज़्यादा यार क्लियर होता है इतना वो। ज़्यादा क्लियर होता है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल। होती है उसके अंदर। तो मैंने जब उसकी प्रोफाइल देखी, क्लिक की, तो उसका ना बड़ा बेतहाशा कंटेंट बना हुआ था।
आउटडोर में उसके शूट्स थे एआई के, ठीक है, वो बिल्कुल एआई मैं समझ गया। जनरेटेड थी बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और उसको देख रहे थे लोग और उसको फॉलो कर रहे थे और उसके मिलियंस में फॉलोवर्स थे। एआई इन्फ्लुएंसर कहते हैं एआई उसे। इन्होंने भी बनाई इन्फ्लुएंसर, थी बिल्कुल। शबनम जी पाकिस्तान जी, वालों ने, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि जो इन्फ्लुएंसर मीडिया भी है ना, जो हमारा मार्केटिंग के अंदर आती है चीज़, उसको ये चीज़ बड़ी इम्पैक्ट करेगी। लोग कहेंगे कि यार ये एक एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर है, तो व्हाई नॉट वी आर गोइंग फॉर दिस, और हम उसको वाई आर पे वी क्यों करें। पेइंग, या हाँ, पे क्यों करें एग्जैक्टली। उसको, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आपसे चार्ज करते हैं एक एक वीडियो पोस्ट करने का, ठीक है। दूसरा जो है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम में, अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद डबल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर मैं कहूँ कि जी 40% है या 45, तो ये फ्यूचर में डबल हो जाएगा। सारे लोग जो हैं वो लोगों को हायर करने की बजाय एआई एआई की के टूल्स एंड थ्रू टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। ऐसा ही है। तो ये चीज़ों का ना बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है हमारे पास आने वाले टाइम में इन फ्यूचर। मोस्टली जो अगर मैं लोगों की आजकल बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो मैं उनको ये इनकरेज करूंगी और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हमें देखें सुने, एआई के जितने टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ना उसको वो लर्न करना स्टार्ट करें अभी से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को उन टूल्स को यूज़ करने के लिए किसी ना किसी बंदे की तो ज़रूरत होगी। ज़रूरत होती है, बिल्कुल। ठीक है, 20 बंदे अगर उनके पास इस वक्त काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, तो अगर वो उनको कम भी करेंगे तो 10 पे लेके जाएंगे, तो वो 10 वो हायर करेंगे जो उनकी कंपनी के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी कॉस्ट कटिंग करते हुए। ऐसा ही है। ठीक है, तो वो एक प्रोग्राम तो बाय कर लेंगे पैसा लगा के, लेकिन वो उसके ऊपर जो बंदा या बंदी जो एम्प्लॉय हायर करेंगे उस पर वो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाएंगे। तो आई मस्ट से कि हमें ये टूल्स और टेक्निक्स जो है ना वो लर्न करनी चाहिए। अच्छा, एक और भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मैं कहूँगा, इवन यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे चाहे कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग को ख़त्म करता जा रहा है। हमें जो चाहिए होता है हम हाँ। एआई के डालते हैं, मेटा के ऊपर या डीप सीक या किसी भी चैट बिल्कुल जीपीटी के ऊपर, बिल्कुल, और वो हमें इतना कुछ प्रेजेंटेशन बना के दे बना देगा देता है स्टूडेंट्स पूरा। को, हाँ, ठीक है। वो जो आप सोचते थे ना खुद करते थे, खुद करने वो की चीज़ सलाहियत नहीं खत्म रही। हो गई आपकी। वो चीज़, वो जो ख़त्म कर रहा है ना, ये इट इज़ किलिंग और स्किल्स। स्किल्स, हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग को बिल्कुल। ख़त्म कर रहा है, हमारे इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, आइडियाज़ जो जनरेट हम करते हैं उनको, बिल्कुल वो खुद ही एक आर्टिफिशियल बिल्कुल, दिमाग बन गया, और वो दिमाग बन बनाया गया, भी एक इंसान ने। एक इंसान ने, ठीक। बिल्कुल। अच्छा मैम, अपने आखिरी सवाल की जानिब बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ द यूथ जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई हुई है बिल्कुल। बाहर। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, लग्जमबर्ग, इधर उधर चले गए हैं, यूरोप चले गए हुए हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने अभी शुरू में बताया जी जी, था कि बिल्कुल। आप भी पाकिस्तान से बाहर गई थी, जी। तो क्या डिफरेंस है? लोग कहते हैं नहीं जी वहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? बाहर की ज़िंदगी और पाकिस्तान की ज़िंदगी में देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में आप एक तरह से समझ लें कि अगर यू आर अर्निंग गुड, आपका एक हम्म। अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास अच्छा घर है, रहने के लिए गाड़ी है, चलाने के लिए, बाहर मूव करने के लिए, और तो आप यहाँ के शहंशाह हैं। ऐसा ही है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नींद उठ रहे हैं, ऐसा ही आप है। अपनी मर्ज़ी से अपनी नींद सो रहे हैं, घर के जो काम है वो आप मेड्स अफोर्ड कर सकते हैं हाँ यहाँ पे। जी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप मेड्स आती हैं आपके 100 काम करके घर के चले जाते हैं। इवन दैट आप अपने शेफ्स भी हायर कर लेते हैं, खाना भी पक गया और सब चीज़ें हो गई। ठीक है, बाहर की ये लग्जरी लाइफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आई हैव स्पेंड मोर टाइम अब्रॉड में भी, तो मैंने देखा कि बाहर की लग्जरी लाइफ बिल्कुल नहीं है। बाहर फैसिलिटीज़ बहुत हैं, लेकिन ये जो लाइफ का इंजॉय करने वाला एलिमेंट है ना, जो मोमेंट है, वो नहीं है। बाहर पे यू कैन नॉट अफोर्ड मेड्स, आप मेड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बाहर काम भी करना है, काम से थक हार के आके जब आप घर आ रहे हैं, आपने अपने लिए खाना भी खुद पकाना है, देन आपको साथ साथ क्लीनिंग भी खुद करनी है, अपने कपड़े शपड़े कपड़े और भी खुद ये वो। धोने हैं। हाँ, और अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो फिर आपने फैमिली के भी सारे काम खुद करने हैं। ठीक है, तो बाहर की ज़िंदगी हमें यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा फैसिनेट तो करती है कि भाई हम सुनते हैं ना अक्सर कि वो लंदन जो है वो चला गया, वो रह रहा है वहाँ पे, उसकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, वो अमेरिका में रह रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई ये बाहर वाले बंदे से पूछे कि उसकी ज़िंदगी गुजर कैसी रही है। किस तरह से गुजर रही है और ठीक वो है, किस तरह से गुजारे किस कर तरह रहा से है। सरवाइव कर रहा है वो। ऐसे ही है। हमें वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, हमें यहाँ बैठ के बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, अमेरिका कनाडा फैसिनेट कर रहे होते हैं। भाई जब आप किसी की जगह पे जाके अपने आप को रख के सोचें और देखें, और फिर आप ये बात करें, तो फिर आपको जो है ना वो फील होगा कि आप ये बात ऐसी बिना वो काम किए और एक्सपीरियंस किए नहीं बोल सकते। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, पाकिस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। ठीक है
अच्छा और बुरा वक्त सब पे ही आता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या चाहे बिल्कुल। वो आपकी एक इकोनॉमी की भी अगर हम बात करें, पॉलिटिकली भी इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली इंस्टेबिलिटी भी है। तो अच्छा बुरा वक्त आता जाता रहता है, आज है कल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से बेहतर जो मुल्क है ना अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग के लिए, वो कोई भी नहीं है। और वैसे भी अभी हम 6-0 जीते भी हैं हाँ जी। एक पड़ोसी से। नहीं नहीं, पाकिस्तानी माशाल्लाह आप देखें कि अभी जो है वो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही। तो वो शुड प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। और अल्लाह ताला ने हमें एक मुस्लिम कंट्री में पैदा किया। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु उम्मत से अलैहि पैदा किया। तो ये मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बेशक इसको ऐसा ही। फील करें, इंजॉय करें और इस पर ब्लेस्ड फील करें आप। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप पॉडकास्ट में हैं इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।